अब यांत्रिक तरंग के बारे में देखते हैं। क्या जाता है, क्या यांत्रिक तरंग को हम ध्वनि तरंग भी कहते हैं। यांत्रिक तरंग को हम ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं। ठीक, तो क्या आगे क्या है, पर सभी यांत्रिक तरंग को हम सुन नहीं सकते। यांत्रिक तरंग को ध्वनि तरंग तो कह सकते हैं, लेकिन सारा यांत्रिक तरंग को हम सुन नहीं सकते हैं। तो सुनने के आधार पर यांत्रिक तरंग को अलग अलग भाग में बांटा गया। सुनने के आधार पर यांत्रिक तरंग को अलग अलग भाग में बांटा गया। किस तरंग को हम जहाँ सुन सकते हैं, किसको नहीं सुन सकते हैं, किसको सुनना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला है श्रव्य ध्वनि, जिसको हम सुन सकते हैं। तो श्रव्य ध्वनि का क्या होता है, जो इस ध्वनि का तरंग की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति वाली कोई ध्वनि होगी तो उसको हम सुन सकते हैं। 20,000 से अधिक की है तो उसको सुनना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि किसी भी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति कितना हो, 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक हो और 20,000 हर्ट्ज से कम हो तो उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसे मनुष्य सुन सकता है आराम से। उसके बाद आता है अवश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि को इंफ्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। अश्रव्य ध्वनि को इंफ्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जिस ध्वनि की आवृत्ति किससे कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उसके बाद यह ध्वनि भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है। अवश्रव्य ध्वनि कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो भूकंप के समय में पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है। वो ध्वनि हम सुन नहीं सकते हैं। तो ये जो होता है अवश्रव्य ध्वनि, ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है वो हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, वो हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि जिस समय भूकंप आता है तो उसका आवाज हमको पता नहीं चलता है। लेकिन कुत्ता, बिल्ली या फिर जो पक्षी होता है उसको पता चल जाता है। वो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को आराम से सुन सकता है। इसीलिए देखते होंगे भूकंप से पहले जो होता है कुत्ता सब ये अपने जगह पे इधर से उधर भागने लगता है, पक्षी सब इधर से उधर उड़ के जाने लगता है। ठीक है, तो वो जो होता है अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, लेकिन हम लोग अवश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम जिसका ध्वनि होगा हम किससे सुन सकते हैं, 20 से अधिक, और 20,000 से कम को सुन सकते हैं। तो 20 से कम हो गया तो ये हम सुन नहीं पाएंगे। तो 20 हर्ट्ज से कम जो है उसको हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, उसको हम नहीं सुन सकते हैं। इसे कौन सुन सकता है, इसे कुत्ता, बिल्ली, पक्षी आदि सुन सकता है। उसके बाद है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि किसको कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा और 20 किलो हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है उसको हम क्या कहेंगे, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा और 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम कौन सा ध्वनि कहेंगे, पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कहता है यह ध्वनि जो है व्हेल, चमगादड़, डॉल्फिन इत्यादि सुन भी सकता है और उत्पन्न भी कर सकता है। कौन सी ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न भी कर सकता है और सुन भी सकता है। डॉल्फिन पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न भी कर सकता है और सुन भी सकता है। ठीक, तो पराश्रव्य ध्वनि क्या होता है, जो क्या कहते हैं, एक तरंग छोड़ा जाता है। जैसे चमगादड़ सब जो रात के अंधेरे में चलता है, चमगादड़ को जब अपना शिकार करना होता है तो क्या करता है, अपना एक पराश्रव्य ध्वनि तरंग छोड़ता है, अल्ट्रासोनिक वेव वो छोड़ता है। तो अल्ट्रासोनिक का वेव छोड़ता है तो क्या होता है, इसको हम इरेज करते हैं। जैसे चमगादड़ जा रहा है तो वो क्या करता है, अपने चोंच से अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है। तो अल्ट्रासोनिक जब वेव छोड़ता है तो वो क्या, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव है वो सीधे जा रहा है। यदि पूरा आगे का एरिया यदि खाली होगा तो वो सीधा चले जाएगा। यदि आगे का एरिया खाली नहीं है, कोई भी अवरोध आ गया बीच में, तो क्या होता है, यहाँ से रिटर्न होके पीछे आ जाता है बैक। तो जब रिटर्न होके पीछे आता है तो यहाँ पे अटैक होता है, तो उससे पता चल जाता है इसको कि आगे कुछ ना कुछ उसको खाने वाला सामान या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो कि रास्ते में अवरोध है। ठीक, तो वहां से वो अपना या तो रास्ता बदल लेता है या फिर उसको खाने से रिलेटेड कुछ है तो जाके खा लिया। तो चमगादड़ जो होता है इसी पराश्रव्य ध्वनि जो होता है अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करके अपना रात में कहीं इधर से उधर जा सकता है या फिर अपना खाना ढूंढता है। डॉल्फिन मछली भी जो है समुद्र के अंदर जो रहती है या फिर नदी के अंदर, वो जो अपना खाना ढूंढती है तो उस समय ये पराश्रव्य ध्वनि निकालती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती है। तो यदि पानी साफ है, यदि तो पानी के अंदर आसपास में कोई भी दूसरा जीव नहीं है तो क्या होगा, वो वेव जो है दूर तक जाते रह जाएगा।
ठीक। और ज्यादा नजदीक यदि कोई जीव होगा तो क्या होगा, वो रिटर्न पर अश्रव्य ध्वनि वो वापस रिटर्न आएगा। तो जैसे वापस रिटर्न आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ना कुछ है, तब तो वो रिटर्न आया है टकरा करके। यदि कोई पार्टिकल यहाँ होगा तब तो उससे टकरा के वापस आएगा। इससे वो अपना शिकार करने में आसानी होता है, किसको, मछली को या फिर चमगादड़ को। तो समुद्र के अंदर जब जहाज चल रहा होता है, पानी वाला जो जहाज होता है वो जब समुद्र के अंदर चल रहा होता है, तो इसी पर अश्रव्य ध्वनि के सहारे वो क्या करता है, समुद्र में कहीं पे जो होता है ये बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान होता है जो कि पानी के अंदर होता है, या फिर कोई बड़ा चीज पत्थर हो गया वो पानी के अंदर है, तो ये कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है इसी अल्ट्रासोनिक वेव के कारण। जब जहाज समुद्र में चल रहा होता है तो वो हमेशा अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते रहता है। जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव जैसे जा रहा है, यदि कहीं से रिटर्न आने लगा, अचानक से वो रिटर्न आने लगा, ठीक, जब रिटर्न आने लगता है तो क्या होता है, जहाज वाले में जो वहां पे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं ऑपरेटर, उनको पता चल जाता है, क्रूज के अंदर का जो स्टाफ होता है उनको पता चल जाता है कि वो यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक वेव वापस आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आगे है, कुछ ना कुछ आगे है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, अपना रास्ता को डाइवर्ट करते हैं, रास्ता बदलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव का जो उपयोग होता है वो इस तरह से करते हैं। या फिर चमगादड़ ये ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, डॉल्फिन भी ये ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। स्टार्टिंग में अल्ट्रासोनिक वेव जो है ये सबसे पहले गॉल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, कौन से, गॉल्टन। गॉल्टन नामक वैज्ञानिक थे जिसने अल्ट्रासोनिक वेव, यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव सबसे पहले उत्पन्न किसने किया था, तो गॉल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने सीटी बजा के उत्पन्न कर दिया था। सोच सकते हैं सीटी कितना पावरफुल वो बजाया होगा कि ये अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न कर दिया। तो एक विशेष प्रकार की सीटी को बजा के किसने उत्पन्न किया था अल्ट्रासोनिक वेव, गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने। किसने उत्पन्न किया था, गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने उत्पन्न किया था, ठीक है। इसका अभी जो यूज होता है, ठीक, कहाँ पे, इसमें जो होता है जब लोग जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव ही डालते हैं। इसका अभी के समय में जो इसको उत्पन्न किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा इसको उत्पन्न करते हैं, ठीक। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। तो अभी के समय में जो हम अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं हॉस्पिटल सब में अल्ट्रासाउंड के लिए, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर भी क्या होता है, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव हम डालते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव डालते हैं तो मान लीजिए किसी का स्टोन का पता करना है, कि जो किसी को स्टोन पत्थर हो जाता है तो पत्थर का पता करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा के। अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो जहां पर चेक करते हैं इसका तो शेप, जैसे किडनी में किसी को स्टोन हो गया तो किडनी का शेप जो देखते हैं इस टाइप का होता है, ठीक। अब इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जब डालता है तो ये तो मांस का टुकड़ा इससे तो पास कर जाना चाहिए वेव, लेकिन जब यहाँ पे देखता है तो कोई यदि स्टोन होता है तो वो उस अल्ट्रासोनिक वेव को वापस रिटर्न भेज देता है। जैसे ही वापस रिटर्न भेजता है तो जितना दूर में वो वापस रिटर्न भेजा है उतना दूर में एक फिगर ड्रॉ हो जाता है, मतलब ब्लाइंड सा, ठीक है। तो पता चल जाता है यहाँ तो कुछ ना कुछ है, तो क्या है, स्टोन है या फिर कुछ और है, तो इससे पता चला। इसी तरह से हम क्या करते हैं, भ्रूण की जांच के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव का यूज करते हैं। ठीक, अल्ट्रासाउंड वेव किस तरह से अभी जो जनरेट करते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा जनरेट करते हैं। तो सीटी के द्वारा किसने उत्पन्न किया था, गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने किसको उत्पन्न किया था, अल्ट्रासोनिक वेव को। इसे कौन उत्पन्न कर सकता है अभी के समय में, तो अभी उत्पन्न कर सकता है जो वो है डॉल्फिन हो गया या फिर क्या कहते हैं चमगादड़ हो गया, ये सब इसका उपयोग अपना शिकार पकड़ने के लिए या फिर रास्ता ढूंढने के लिए भी करते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है, किसका,
अल्ट्रासोनिक वेव का आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होता है। आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। किसका? अल्ट्रासोनिक वेव का। तो यहाँ तक अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि है, श्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि, ये किसके अंदर आता था? यांत्रिक तरंग के अंदर आता था। ठीक है, इसको श्रव्य तरंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग का जो 3 टाइप्स के अंदर आता था ध्वनि सुनने के आधार पर, कौन सा? श्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि को हम सुन सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में अब यदि हेडफोन लगा के सुन रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें जब एक लेवल तक आप उसका साउंड बढ़ाएंगे तो एक नोटिफिकेशन आता है जो कि ये ऑडिबल साउंड से ज्यादा हो रहा है, इसको आप क्या और बढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो अवश्रव्य वो दिखाता है। जो श्रव्य ध्वनि जो है 20,000 हर्ट्ज है और आप 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा पे जा रहे हैं, क्या आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं? तो जो ज्यादा बास में सुनना चाहते हैं, जिसको ज्यादा बेस में गाना सुनना पसंद है, वो उसको और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये श्रव्य ध्वनि और ये ध्वनि का टाइप जो भी है, अश्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। अब आ जाता है जो पराश्रव्य ध्वनि जो है, उसका हम क्या क्या उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पराश्रव्य ध्वनि का देख लीजिए। समुद्र की गहराई में किसी वस्तु का पता लगाने में, समुद्र की गहराई के अंदर जो कोई वस्तु डूब जाती है, ठीक है, तो उतना गहराई में एक बार में हम उतर जाएंगे तो वो तो हर जगह तो खोज तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जहाज, उसके लिए तो ऐसा तो नहीं है जो जैसे कहीं जमीन पे हम कोई चीज खोजने जाते हैं तो दूर दूर तक हमको हर जगह दिखता है, तो वहां पे देख देख के खोज लेते हैं। अब समुद्र के अंदर यदि गोताखोरी उतरता है तो उसको वापस उस जगह पे आने में या फिर समुद्र की गहराई में उतरने में भी टाइम लगता है, तो उसके बीच में उसको जाने में भी टाइम लगता है, वापस आने में भी टाइम लगता है। तो उसके लिए अंदर में तो और भी खतरनाक जानवर भी है, समुद्री जीव है, उसका भी डर बना रहता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम समुद्र की ऊंचाई से ही हम पहले समुद्र के तलब से ही पता लगाते हैं जो पहले किस गहराई में किस एरिया में वो चीज डूबा हुआ है। ठीक है, किस एरिया में हमारा वो सामान डूबा हुआ है, फिर उसके बाद हम वहां पे कोई भी गोताखोर को उतारते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो समुद्री जहाज होता है उसके ऊपर हम अल्ट्रासोनिक वेव उसके द्वारा छोड़ते हैं। अल्ट्रासोनिक जब वेव छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो जहां मान लीजिए एक एरिया, वहां पे सीधे अल्ट्रासोनिक वेव नीचे जा रहा है, तो अल्ट्रासोनिक वेव जब नीचे जा रहा होता है, ये जहाज के सतह से हम अल्ट्रासोनिक वेव नीचे छोड़ रहे हैं। ठीक, ये इस एरिया में से जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सामान है जो हमारा डूबा हुआ है, मान लीजिए कोई छोटा जहाज है वो डूब गया तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो अल्ट्रासोनिक वेव इधर आ रहा है, तो इधर वाला बाकी का एरिया वाला तो नीचे की ओर चले जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक वेव आएगा ये यहाँ से टकरा के वापस रिटर्न होगा। ठीक, ये क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद ये वापस ऊपर की ओर रिटर्न हो जाएगा। तो जितना एरिया में वो टकरा के रिटर्न होगा, ये तो एक एरिया बना देगा कि इतना एरिया में कोई ना कोई चीज है जो कि नीचे है, इसीलिए वो वापस रिटर्न आ रहा है। ठीक, तो फिर वहां पे गोताखोर उतर के वो चीज के बारे में को खोज ढूंढते हैं। इस तरह से वहां पे कोई भी समुद्र के अंदर कोई भी चीज इसी प्रकार से ढूंढा जाता है। ठीक है, तो समुद्र की गहराई में किसी भी चीज को ढूंढने के लिए इस तरह से हम सोनार का यूज करते हैं। सोनार के अंदर अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है। सोनार के अंदर पूछा जाएगा, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि पराश्रव्य तरंग का सोनार के अंदर कौन सी तरंग का उपयोग होता है, तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है। तो उसका कितना आवृत्ति होता है पराश्रव्य तरंग का, तो 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच। ठीक है, उद्योग धंधे में मशीन की चिमनी की कालिक साफ करने के लिए, ठीक है, मशीन का जो चिमनी होता है, ठीक, तो चिमनी तो बहुत बड़ा होता है, इससे बार बार जब धुआं ऊपर जाता है तो इसके साइड में क्या होता है, ये कालिक चिपक जाता है। तो बार बार धुआं जब ऊपर जाता है तो उसमें कालिक चिपक जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव में अभी हम बताए थे, इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड बहुत हाई होता है, तो हाई होने के कारण ये क्या करता है कि कंपन उत्पन्न करता है। तो जब चिमनी के अंदर ये हम अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे तो ये चिमनी के अंदर जाके कंपन उत्पन्न करेगा तो उससे क्या हुआ, चिमनी में लगा हुआ कालिक जो है वो नीचे झड़ के गिर जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, चिमनी में जैसे हम अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे तो चिमनी के अंदर कंपन उत्पन्न करेगा, और कंपन उत्पन्न करने पे क्या होगा, जो भी कालिक लगा हुआ चिमनी के अंदर वो नीचे झड़ के गिर जाएगा। तो चिमनी के अंदर साफ करने के लिए कौन सा वेव का उपयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग, दूसरा उपयोग समझ में आ गया। अब कहते हैं धातु के दरारों का पता लगाने के लिए,
दरारों का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? धातु के अंदर तो अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए एक धातु की एक कोई मोटी दीवार है या फिर प्लेट है, ठीक, और यहां से ये हल्का टूटा हुआ है, इस टाइप से टूटा हुआ है, ठीक, तो टूटा हुआ है तो इसके ऊपर और हमको ये पता नहीं चल रहा है, बहुत ही महीन छेद है, बहुत ही महीन छेद टूटा हुआ है, या फिर हमने वेल्डिंग किया तो वेल्डिंग को चेक करना है कि इक्वल रूप से वेल्डिंग हुआ या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर हम अल्ट्रासोनिक वेव डालते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव जब डालेंगे तो ये प्लेट क्या करेगा, सारा अल्ट्रासोनिक वेव को वापस रिटर्न कर देगा। लेकिन यदि कहीं से भी ये अल्ट्रासोनिक वेव वापस नीचे जाने लगा, ठीक है, किसी एक पॉइंट से देखेंगे, यदि किसी एक पॉइंट से कोई अल्ट्रासोनिक वेव का रेज नीचे जा रहा है तो मतलब वहां पे क्या होगा, क्रेक होगा। क्रेक होगा तो हमको दोबारा वहां पे वेल्डिंग करना होगा। तो क्या होता है, धातु की दरारों का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं। डॉक्टर जब ईसीजी करते हैं, ईसीजी किसका करते हैं? हार्ट का ईसीजी किया जाता है, आपको पता होगा, या फिर कोई किसी जान पहचान में आपने का कोई किसी ने करवाया हो तो आप जानते होंगे, ठीक, नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, हार्ट के जांच के लिए ईसीजी किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी होता है, तो इकोकार्डियोग्राफी में हम अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद किडनी की छोटी पथरी के कण को तोड़ने में, मान किडनी के अंदर यदि गुर्दे में छोटी छोटी बड़ी पथरी होगी या फिर ज्यादा मात्रा में तो उसको तो हम ऑपरेशन के द्वारा निकालते हैं। लेकिन पथरी का यदि आकार बहुत छोटा है, ठीक है, राई के दाने जैसा इतना छोटा है, तो उसमें क्या करते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रासोनिक रेज डाल करके उसको क्या करते हैं, उसके अंदर ही तोड़ देते हैं और तोड़ के फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। अब क्या, ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्ध्य तथा द्रव्य में, द्रव्य की सतह पर अनुप्रस्थ और द्रव्य के अंदर अनुदैर्ध्य होता है। अब देखिए ध्वनि की जो तरंग होती है, ध्वनि की तरंग होती है वो वायु में अनुदैर्ध्य होता है। कहां पे अनुदैर्ध्य होता है? वायु में। ध्वनि की तरंग वायु में अनुदैर्ध्य होता है। अनुदैर्ध्य कैसा होता है? जो इस टाइप का हो, इस टाइप का जो तरंग होता है उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। मतलब माध्यम के समानांतर जो चलता है, माध्यम के समानांतर जो कंपन करता है उसको कौन सा तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वो क्या कहता है? माध्यम के लंबवत कंपन करता है। कहता है द्रव्य की सतह पर, द्रव्य की सतह पर ये कैसा करता है? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में कार्य करता है, इस तरह से, ठीक है। द्रव्य की सतह पर अनुप्रस्थ के रूप में कार्य करता है। द्रव्य के अंदर कैसा काम करता है? अनुदैर्ध्य के रूप में कार्य करता है। और वहीं पे कहां पे? हवा में, वायु के अंदर भी है अनुदैर्ध्य के रूप में। वायु के अंदर ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्ध्य के रूप में कार्य करता है। द्रव्य के अंदर भी अनुदैर्ध्य के रूप में कार्य करता है, लेकिन द्रव्य की सतह पे कैसा काम करता है? अनुप्रस्थ की तरह कार्य करता है। आपको पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंग कहां पे अनुप्रस्थ तरंग के रूप में कार्य करता है? ध्वनि तरंग कहां पे अनुप्रस्थ के रूप में कार्य करता है? द्रव्य के सतह पर, द्रव्य के सतह पर वो अनुप्रस्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये पराश्रव्य तरंग की क्या क्या उपयोग थे और इसके बारे में आपको डिटेल में अभी तक मैं बता दिए। ये वीडियो भी लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास का हो गया है। तो आगे जो है तरंग से रिलेटेड जो है वो अगले वीडियो में हम बात करते हैं।